कर मारामारी ज्यादा नजर आती है। मिलन के मामले में कभी कभी साथी की नजर में आने के लिए ये जरूरी होता है कि आप कुछ अनोखा करें, और अपना विज्ञापन करने के मामले में शुतुरमुर्ग बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अफ्रीका के घास के मैदानों में ये अपनी मर्दानगी बखूबी जताते रहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आकार के पक्षी हैं और इनके आकर्षक पंख इनके आकर्षण में और चार चांद लगाते हैं। इनकी तुलना में मादाओं का रंग मिट्टी जैसा होता है, जो इन्हें छिपने में मदद करता है। बेशक शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाते हों, पर इनके पंख बेकार नहीं होते। मिलन का मौसम आने पर नर उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं। इस तड़क भड़क से भरे नाच का मकसद है ज्यादा से ज्यादा मादाओं को लुभाना, और इसकी ये कोशिश कामयाब हुई। सबसे अच्छा नाचने वाले ज्यादा दमदार नर सबसे ज्यादा मादाओं को लुभाने में कामयाब हो पाते हैं। हष्ट पुष्ट नर ज्यादा से ज्यादा मादाओं को लुभा पाते हैं। ये संख्या प्रजनन में इनकी कामयाबी की मिसाल है। हर जानवर को एक आशियाना चाहिए होता है, पर किस्मत साथ दे जाए तो इससे भी ज्यादा कुछ नसीब हो जाता है। ये है इंडोनेशिया के दक्षिण में क्रिसमस आइलैंड के वर्षावन, और यहाँ क्रस्टेशियंस का एक विशाल परिवार रहता है। ये हैं दुनिया भर में मशहूर रेड क्रैब्स। ये जीव सिर्फ क्रिसमस आइलैंड पर ही मिलते हैं। यहाँ इनकी तादाद करोड़ों में है। रेड क्रैब्स को एक महत्वपूर्ण प्रजाति माना जाता है, यानी ऐसे जीव जो किसी पर्यावरण प्रणाली के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हों। इस द्वीप पर ये पोषक तत्वों को रिसाइकिल करके उस वर्षावन को कायम रखते हैं। ये चटक रंग वाले क्रस्टेशियंस जंगल की जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। दिन में ये छाया में रहकर अपनी नमी बरकरार रखते हैं। सीधी धूप से बचते हुए ये पत्तियों, बीजों और फलों को ढूंढते रहते हैं। जिंदगी के कुछ शुरुआती साल ये केकड़े इस जंगल में ही रहते हैं। बड़े होने पर ये अपने बाकी परिवार के साथ समुद्र की ओर अपने सालाना प्रवास पर निकल जाते हैं, जहां ये प्रजनन करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। रेड क्रैब्स 8 किलोमीटर लंबे अपने इस ट्रैक की शुरुआत बारिश के मौसम के शुरू में करते हैं। रेतीले तटों तक पहुंचने में इन्हें 5 से 7 दिन तक लग जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही ये अपना दूसरा आशियाना बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये प्रजनन करेंगे। जोड़ा बनाने के बाद मादाएं अपने अंडे समुद्र में छोड़ देती हैं और नर वर्षावन तक की अपनी वापसी की यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। कुछ जीव जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए बड़े बड़े परिवार आसपास होते हैं। एशियाई हाथियों के ये बच्चे दुनिया के सबसे बड़े आकार के बच्चों में शुमार हैं, और उनकी माओं का गर्भकाल भी सबसे लंबा होता है, यानी करीब 2 साल। जन्म के समय बच्चे का वजन 100 किलो तक हो सकता है। बड़े होने पर इनका वजन 2 से 6 टन तक हो जाएगा, और ये निर्भर करेगा इनके लिंग पर। एशियाई हाथी खतरे से घिरी प्रजाति है, इसीलिए इनका हर बच्चा बेशकीमती होता है, और जो बच्चे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत जन्म लेते हैं वो तो अमूल्य होते हैं। हाथियों का बच्चों को जन्म देना एक पारिवारिक उत्सव जैसा होता है। हिफाजत के लिए अक्सर झुंड उनका चक्कर काटता रहता है। बच्चे के स्वागत के लिए कुछ दूसरे बच्चे भी आ जुटे हैं। बेशक बच्चे को मुश्किल हो रही है, पर जन्म के कुछ ही मिनटों में बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चा चलने लगता है और बाकी परिवार से मिलता है, पर हमेशा रहता है माँ के करीब ही। बच्चों को सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं
बल्कि दूसरी मादा रिश्तेदारों का भी प्यार मिलता रहता है। ये मादाएं बच्चों को जिंदगी के लिए जरूरी कई सबक सिखाती हैं, जैसे कि कैसे व्यवहार करें, कौन सी खुराक अच्छी होती है और उन्हें कैसे खाना होता है। पर जहाँ तक अपनी सूंड के इस्तेमाल की महारत की बात है, इस चुनौती का सामना तो इन बच्चों को खुद ही करना होता है। इस परिवार के बच्चों के लिए कसकर पकड़ने की खूबी हासिल करना जरूरी है। स्क्विरल मंकीज नाम के ये बंदर ज्यादातर मध्य और दक्षिण अमेरिका में ट्रॉपिकल वर्षावनों में ही पाए जाते हैं। वयस्क होने पर भी इनकी लंबाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर ही होती है, पर करीब इतनी ही लंबी पूंछ की मदद से ये पेड़ों की चींटियों पर फलों और कीड़ों को खाने की कोशिश के दौरान अपना संतुलन भी बनाते हैं। इनके झुंडों में 500 तक सदस्य हो सकते हैं और हर बसंत में इनकी संख्या फिर बढ़ जाती है। मादाओं का गर्भकाल 5 से 6 महीने का होता है। पैदा होते ही इनके बच्चे अपनी कुशल उंगलियों की मदद से माँ की पीठ पर चिपकना सीख जाते हैं, जो खाना ढूंढती रहती है। और इस काम के दौरान ये अक्सर लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं ताकि खुराक वाली बेहतरीन जगह मिल सके। अपनी बेहद हिम्मती माँ से सीखकर ये बच्चे कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं। 4 महीने के होते होते ये दूध पीना छोड़ देते हैं और माएं भी इन्हें अकेला छोड़ देती हैं। अब इन माओं पर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। बच्चों के जन्म की उम्मीद कर रहे कुछ माता पिता उनके आने के पहले काफी तैयारियों में जुट जाते हैं। ये है रेड बैक स्पाइडर। बेहद जहरीली ये मकड़ी ऑस्ट्रेलिया की बदनाम ब्लैक विडो की रिश्तेदार है। ये परिवार के सबसे नए सदस्यों के आने की तैयारी में एक जाला बना रही है। मिलन के बाद मादाएं अंडे देकर इन्हें गोल सैक्स में रख देती हैं। हर एक की चौड़ाई करीब 1 सेंटीमीटर होती है। इन नाजुक से थैलों में करीब 250 अंडे होते हैं। ये थैले जाले में लटके रहते हैं। जाले का हर तार किसी ट्रिप वायर जैसा होता है, जिसके जरिए माँ को या तो घुसपैठियों या फिर किसी खुराक का पता चल जाता है। रेड बैक स्पाइडर के बच्चों को अंडों से निकलने में 2 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है। इन छोटी मकड़ियों का रंग तो बड़ों जैसा नहीं होता, पर इनका जहर उतना ही दमदार होता है। अपनी जिंदगी के पहले हफ्ते में ही ये जाले का एक नाजुक सा तार बनाते हैं, जिसे कहते हैं गॉसमर थ्रेड। हवा का कोई झोंका मकड़ी के इन बच्चों और उनके रेशमी धागे को किसी नई जगह ले जाता है, जहां कुछ ही महीनों में ये अपना खुद का परिवार शुरू कर देते हैं। बियाबान में अपने परिवार की परवरिश खासा मुश्किल काम होता है, खासकर अगर मिजाज गुस्सेल हो। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी मार्सुपियल, टास्मेनियन डेविल्स। ये बेहद हमलावर भी होते हैं और बदमिजाज भी। इनके बच्चे हमेशा इनकी पीठ पर सवार रहते हैं और हो सकता है कि ये बात इन्हें थोड़ा मूडी बना देती हो। दुनिया को नजर आने से पहले ये बच्चे माँ के पाउच में 100 दिन बिता चुके होते हैं और ये लगातार माँ के 4 में से एक थन से चिपटे रहते हैं। पहले ये बच्चे 1 ग्राम का 1/4 हिस्सा होने के साथ गुलाबी और बिना बाल वाले थे, पर अब ये ताकतवर मिनी एडल्ट बन चुके हैं। फिर भी ये अपनी माँ का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। मुफ्त की सवारी अब बच्चों को छोड़नी होगी। 6 महीने की उम्र होने तक इनका वजन 3 किलो हो चुका होता है और अब तक ये करीब करीब आत्मनिर्भर बन चुके होते हैं।
अपनी तेज नाक के जरिए ये अपनी खुराक 1 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं और अगर शिकार पर इनकी नजर पड़ जाए तो फिर उसका छिप पाना नामुमकिन ही होता है। ये दौड़, तैर और पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ये छोटे बेशक हैं, पर इनमें जान भरपूर है। अगर परिवार बड़ा हो तो अपनी आवाज प्रियजनों तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा हो। एंटार्कटिक इलाके में चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है। यहाँ इनकी संख्या होगी करीब 1,30 लाख। अगर खाने और आशियाने को लेकर इतना मुकाबला हो तो इनका सबसे गुस्सैल प्रजाति होना कोई ताजुब की बात नहीं। प्रजनन के मौसम में इलाके को लेकर झगड़े होना आम बात है, क्योंकि तब ये परिंदे अपनी बस्ती में अपना रुतबा तय करने में लगे रहते हैं। हर चिन स्ट्रैप की खास आवाज होती है, उसी से नर मादा इस भीड़ में एक दूसरे को पहचान पाते हैं। खुद की बात जाहिर करने में मदद ली जाती है पूरे शरीर की। सिर हिलाकर, पंख फड़फड़ाकर ये कभी न खत्म होने वाले इस शोर में एक दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जब एक पेंगुइन बोलना शुरू करता है तो फिर पूरी कॉलोनी के सदस्य ही बोलना शुरू कर देते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि बस उसकी आवाज ही सबसे ऊंची हो। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र में पेंगुइन का वक्त पूरी तरह खामोशी से गुजरता है, क्योंकि वहाँ उनका पूरा ध्यान होता है मछलियाँ और क्रिल पकड़ने पर। तमाम बातचीत तभी होती है जब ये वापस किनारे पर लौटते हैं, क्योंकि तमाम खतरों से बचकर लौट आने का किस्सा बयान करना तो बनता है। कुछ परिवारों की आवाज पहले सुनाई देती है और वो दिखते बाद में है, और इसकी वजह है इनकी खास आवाज। ये है कायोटीज, काफी शोर मचाने वाला जंगली जानवर जो पूरे उत्तर अमेरिका के घास के मैदानों में मिलता है। इन्हें सॉन्ग डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की गुर्राहट के जरिए ये अपने इलाके के ज्यादा करीब आने वालों को चेतावनी देते हैं। इसे आप आवाज से बनी एक बाड़ कह सकते हैं, और गन से बनी बाड़ को अनदेखा करने पर यह तरीका अपनाया जाता है। गुस्सा जाहिर करने का ये एक स्पष्ट तरीका है। इसका चिल्लाना जितना ऊंचा हो जाएगा, समझिए इसका गुस्सा उतना ही बढ़ चुका है। लेकिन कायोटीज की तमाम बातचीत इतनी ड्रामेटिक नहीं होती है। इनकी इस धीमी आवाज को कहा जाता है यिप यैल। भौंकने की 3 छोटी आवाजें, उसके बाद एक लंबी आवाज। जब परिवार के सदस्य दूर चले जाते हैं तो ये इस तरह चिल्लाकर उन्हें इकट्ठा करते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर अल्फा पेयर करता है और उसके बाद साथ देती है मादा। इस तरह ये अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन साथ ही दूसरे झुंडों पर अपनी ताकत भी दर्शाते हैं। हर कायोटी जिस तरह कई आवाजें निकालती हैं और जिस तरह ये शोर इस माहौल में फैलता है, उससे भ्रम होता है कि ये आवाजें सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई कायोटीज की हैं। सुनने की बेहतरीन खूबी इनकी खूब मदद करती है और ये 5 किलोमीटर तक की दूरी से अलग अलग कायोटीज की आवाज पहचान लेती है। अपना प्रभुत्व और समर्पण दर्शाने के इनके पास और भी कई सौम्य तरीके हैं, पर कभी कभी सिर्फ आवाजों के जरिए ही बात बन जाती है।
अगर कुदरत ने किसी को पेड़ों पर चढ़ने के लिए बनाया हो तो धीरज से बड़ा सहायक और कोई नहीं। यूरोपियन बैजर्स ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। ऑटर्स, वीजल्स और शंक्स के ये छोटे पंजों वाले रिश्तेदार यूरोप और एशिया के जंगलों में इस तरह सूंघते नजर आ जाएंगे। बेशक ये पूरी मजबूती से चलते नजर आएंगे, पर इनके लिए खुद को छिपाए रखना ही बेहतर होगा। पर अपने भाई बहनों के साथ बने रहने की धुन में मग्न कोई छोटा बच्चा कहाँ ये सब समझता है। एक बार कामयाबी ना मिली तो क्या हुआ, आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। अब बारी है अगली चुनौती की। किसी बैजर की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने परिवार के साथ ही बीतता है। दिन में ये शायद ही बाहर निकलते हों। खेलने की इच्छा ही इन्हें दिन में बाहर लाती है। खेल बदलता है ढींग मुश्ती में और फिर शुरू हो जाती है मुठभेड़। उकसाए जाने पर ये शरीफ जानवर काफी गुस्से में भी आ सकते हैं, पर ज्यादातर खेल खेल तक ही सीमित रहते हैं। इनसे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और साथ खेलकर ये अपनी एकजुटता और पारिवारिक रिश्तों को भी और मजबूत बनाते हैं। पारिवारिक माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चों को बड़ों से मिलने वाली हिफाजत और दिशा निर्देशों का फायदा होता है, और अगर खेल खेल में जिंदगी से जुड़े अहम सबक मिल जाएं, तो उससे बेहतर क्या होगा। शेर के बच्चे जल्द ही ये सीख जाते हैं कि वो अपनी माँ और अपने पिता की धीरज का इम्तिहान किस हद तक ले सकते हैं। ज्यादा देर तक नहीं। आपको लगेगा ये मस्ती खेल खेल में हो रही है, पर इसका एक खास मकसद है। इससे बढ़ते शरीर मजबूत बनते हैं, आपसी तालमेल सुधरता है और रिश्तों में मजबूती आती है, और ये सारी चीजें आगे चल के इनके बहुत काम आएंगी। कुश्ती करने के लिए इन्हें कई साथी मिल जाते हैं। शेर ही एकमात्र ऐसी बड़ी बिल्लियां हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ प्राइड्स कहलाने वाले बड़े झुंडों में रहती हैं। शेरनियों को अपने मजबूत पारिवारिक रिश्तों का फायदा मिलता है, खासकर अगर बच्चे आसपास हों। ये अक्सर एक साथ गर्भ धारण करती हैं और बच्चों की मिली जुली परवरिश के लिए एक नर्सरी जैसी बना लेती हैं। इससे बच्चों को भी खेलने के लिए कई साथी मिल जाते हैं, और एक खेल ऐसा है जो कुछ ज्यादा ही जोश से भर देता है। बच्चों को शिकार का अभ्यास कराने के लिए माएं अक्सर खुद को ही उनके चलते फिरते टारगेट की शक्ल दे देती हैं। आज इनके ये दांव बेशक बचकाने लग रहे हों, पर जैसे जैसे ये बड़े और माहिर होते जाएंगे, यही दांव कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते जाएंगे। शेर के ये मस्त मौला और एडवेंचर पसंद करने वाले बच्चे एक दिन एक मजबूत परिवार के तौर पर अपने इलाके की हिफाजत करेंगे। ये बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। इन माहिर शिकारियों का वजन 300 किलो से भी ज्यादा होता है, लेकिन बाकी तमाम जीवों की तरह बाघों को भी जिंदा रहने के लिए कुछ खास महारतों की जरूरत पड़ती है। इनकी अधिकतम गति होती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनके सहवंशी चीते से सिर्फ आधी। तो इन जीवों को ताकत भी चाहिए और छिपने की कला भी, ताकि ये भूख से न मर जाएं। हमें इसकी खाल बेशक खूबसूरत लगती हो, पर ये इसे पेड़ों के बीच से आती धूप में जंगल में छिपने की खूबी देती है। इसके कारण इनके आकार का अंदाजा भी नहीं हो पाता और शिकार को पता ही नहीं चलता कि खतरा करीब ही है। तेज कान की बदौलत ये ऊंची आवाजों को आसानी से सुन लेते हैं और फिर अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। इनके पंजों में मौजूद गद्दियां इनके चलने की आवाज नहीं होने देती, जिससे ये चुपचाप अपनी खुराक तक पहुंच जाते हैं। अपनी लचीली रीढ़ और पिछले ज्यादा लंबे पंजों की बदौलत ये 10 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा लेते हैं
जिसके कारण ये छुप के हवाई आक्रमण कर सकते हैं। मजबूत जबड़ों और तीखे दांतों की बदौलत ये एक बार काटने से ही अपने शिकार को पस्त कर देते हैं। अपने ताकतवर शरीर की बदौलत ये पानी में भी बखूबी तैर लेते हैं। बाघ बिल्ली परिवार का इकलौता ऐसा सदस्य है जिसे तैरने में मजा आता है। जलधाराओं और नदियों के जरिए ये एशिया के जंगलों की गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं। इनमें पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियां नहीं होती, इसीलिए बाघ हाँफ कर गर्मी का सामना करते हैं। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदारों को मौसम की एक और मार को झेलना होता है। साइबेरियाई बाघों की सर्दियों को झेलने वाली खाल गर्मियों के खाल के मुकाबले दोगुनी लंबी होती है ताकि इन्हें ठंड न लगे। अपने चौड़े पंजों की बदौलत ये बर्फ में ज्यादा गहराई तक धंसे बिना आगे बढ़ पाते हैं। इन बिल्ली प्रजातियों को ये खूबी मिली है हालात के मुताबिक ढल जाना सीख लेने से, और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ताकत, छिपने की खूबी और पक्के इरादे के बल पर ज्यादातर चुनौतियों पर पार पाई जा सकती है। अगर कोई जीव खतरनाक ढंग से लड़ने के लिए जाना जाता हो तो उसका नाम भी वैसा ही होना चाहिए, और ये रेप्टाइल इस मामले में निराश नहीं करता। गीला मॉन्स्टर उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी छिपकली है। वयस्कों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका पूरा शरीर ऑस्टियोडर्म्स कहलाने वाले सख्त और गोल स्केल से ढका होता है। इन्होंने अपनी पूंछ में जमा फैट का इस्तेमाल करके खुश्क इलाकों में भी जीना सीख लिया है। धीमी रफ्तार पर चलकर ये अपनी ऊर्जा भी बचाती हैं। इस तरह ये साल में 12 दफा से भी कम बार खाकर अपना काम चला लेती हैं। उन्हें परिंदों और रेंगने वाले जीवों के अंडे या फिर जो भी चीज आसानी से मिल जाए वो भाती है। गीला मॉन्स्टर्स की सलाइवा ग्लैंड से जहर निकलता है जिससे ये काफी भारी भरकम जीवों को भी मार डालती है। छिपकलियों में ये खूबी कम ही होती है, पर ये इसका इस्तेमाल सबसे गंभीर स्थितियों में ही करती हैं। अगर माउंटेन लायंस और कायोटीज इसके रंग बिरंगे स्केल से नहीं डरते तो फिर इस जुगाड़ू छिपकली के पास एक और जरिया भी है। यह अपने दांतों या नाखूनों से बनाए जख्मों में अपना जहर धीरे धीरे छोड़ देती है। ये लड़ने में भी तेज होती है। इश्क के मामले में अपने प्रतिद्वंदियों से टक्कर लेते हुए ये खूब लोटती पलोटती और लड़ती हैं। गीला मॉन्स्टर्स पर अपने जहर का असर नहीं होता, और ये बात इसके हित में है क्योंकि लड़ाई के दौरान गलती से इसने अपनी ही पूंछ को काट लिया है। हारी हुई छिपकली भाग जाती है। बेशक आज इसकी ईगो को ठेस लगी हो, पर अपने बख्तर जैसे शरीर के कारण ये आज बच गई। मुकाबला तो किसी और दिन भी जीता जा सकता है। समुद्र में रहने वाले सबसे ज्यादा खतरे से घिरे जीवों को सुरक्षा मिलती है अपनी संख्या से। कम उम्र मछलियां समुद्र की आहार श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर होती हैं। अपने से बड़ी या तेज रफ्तार मछली का ये आसान शिकार बन सकती हैं, पर अगर ये झुंड बना ले तो इससे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय हो सकता है। मछलियों के कई परिवार स्कूल या शोल कहलाने वाले झुंडों में इकट्ठा होते हैं, पर ये ऐसा दोस्ती से ज्यादा जीवित रहने के लिए करते हैं। झुंड में आगे बढ़ते हुए हर मछली सबके हित के बारे में सोचती है। सभी एक ही दिशा में एक दूसरे के करीब रहते हुए तैरती और दिशा भी एक साथ ही बदलती हैं। इस तरह तैरना मुमकिन हो पाता है हर मछली की बगल में मौजूद एक सेंसरी ऑर्गन की वजह से। ये लैटरल लाइंस बहुत छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो थरथराहटों के जरिए पानी में हरकत का पता लगा लेते हैं, और फिर हर मछली अपने आसपास की मछलियों के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल लेती है। मछलियां लगातार ज्यादा खतरे वाले बाहरी हिस्से और सुरक्षित अंदरूनी भाग के बीच आती जाती रहती हैं। एक साथ बने रहने से ये शिकार को भरमा देती हैं, क्योंकि वो किसी एक मछली को नहीं चुन पाता।
इस बड़े से झुंड से कई समुद्री शिकारी डर भी जाते हैं, जिनकी नजर ज्यादा तेज नहीं होती। एक फॉर्मेशन बनाकर तैरते हुए इन मछलियों ने अपनी जान बचाने का एक कारगर तरीका ढूंढ लिया है। हर जीव परिवार की अपनी एक सामाजिक संरचना या कोड होता है। इस अलिखित नियम के तहत हर सदस्य अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को खूब समझता है। अफ्रीकी वानरों का एक झुंड अपने इस पिछले बिना बाल वाले हिस्से के कारण ही मशहूर नहीं, ये अपनी एकजुटता के लिए भी जाने जाते हैं। इनके बड़े झुंडों में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। बेशक इस जीवन शैली का फायदा मिलता है, पर कभी कभार इनमें आपसी झगड़े भी हो जाते हैं। इस बड़े से झुंड में कई छोटे छोटे समूह हैं। मादाओं की सारी जिंदगी अपने जन्म वाले झुंडों में ही बीतती है, जिसमें होती हैं माएं, बहनें, आंटीज और कजिन्स, और ये सभी जुटी रहती हैं बच्चों की परवरिश में। इस झुंड में सामाजिक रुतबे की बड़ी अहमियत है। संतानों को रुतबा विरासत में अपनी माओ से मिलता है और उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे खाने या पानी तक पहुंच हो या देखरेख में प्राथमिकता। किसी झुंड में मौजूद वयस्क नरों का जन्म किसी और ग्रुप में हुआ होता है। इनका रुतबा तय होता है इनकी उम्र और आकार से। ताकतवर और प्रभुत्वशाली नर 3 से 4 मादाओं का अपना झुंड बना लेते हैं। इन झुंडों में कम उम्र नर भी होते हैं, पर वो बड़ी उम्र के नर को उसकी गद्दी से हटाकर ही मिलन कर पाते हैं। कम उम्र नर मिलन की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अपना झुंड छोड़कर किसी दूसरे समूह में शामिल हो जाते हैं और फिर वो अपने नए बबून परिवार की सामाजिक बनावट में अपनी जगह ढूंढने से पहले अपनी उम्र और आजादी का आनंद लेने लगते हैं। पीछे रहते हुए भी अपने परिवार का नेतृत्व करना एक अनोखा तरीका कहा जाएगा, पर नर ड्रोमेडरी ऊंटों का ये एक जाना परखा तरीका होता है। ऊंट खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। ये 20 तक के झुंड में खुश्क इलाकों में घूमते रहते हैं। झुंड का मुखिया होता है एक प्रभुत्वशाली नर। वो पीछे रहता है ताकि अपने बाकी परिवार पर नजर बनाए रख सके। झुंड में सिर्फ एक ही नर होता है, पर मादाएं कई हो सकती हैं। हर एक मादा बारी बारी से झुंड को पानी के अगले स्रोत तक ले जाती है और इस दौरान झुंड पर नर की नजर रहती है। आमतौर पर किशोर और बच्चे साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ये तब तक साथ रहते हैं जब तक अपना परिवार शुरू करने लायक बड़ी नहीं हो जाते। झुंड पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए नर सुनिश्चित करता है कि मादाओं के बीच कोई संपर्क न हो और जरूरत पड़ने पर वो खुद बीच में आ जाता है। झुंड का हिस्सा बनने की कोशिश करने वाले दूसरे नरों को भी वो डराकर भगा देता है। इस रेगिस्तान में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये सब इस दबदबे वाले नर के नियम को मानते रहेंगे और झुंड की सामाजिक संरचना बनाए रखेंगे जो इसने कायम की है, तो फिर जिंदगी सुकून से कटती रहेगी। सभी जानवर खाना ढूंढने का काम करते ही हैं, बस कुछ का इस काम को करने का तरीका ज्यादा हमलावराना होता है। ऑकस या किलर व्हेल्स डॉल्फिन परिवार की सबसे विशाल सदस्य होती हैं। छोटे आकार वाली अपनी सहवंशियों की ही तरह ये समुद्री मैमल भी खुराक हासिल करने की अपनी अक्लमंदी और जुगाड़ के लिए जानी जाती है। इन जीवों के ऐसे झुंड आम नजर आते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 60 तक हो सकती है और इनकी खुराक में कुछ भी शामिल हो सकता है। व्हेल्स, सी लायंस, शार्क्स और टर्टल्स अक्सर इनकी खुराक बनते हैं। अगर रोजाना 45 किलोग्राम मांस की जरूरत पड़ती हो तो तुनक मिजाजी से काम नहीं चलता।
जिंदा रहने के लिए हर सदस्य को इनके मशहूर सुनियोजित हमलों में अपनी भूमिका बखूबी निभानी होती है। किलर व्हेल्स क्योंकि झुंड में रहती हैं, इसीलिए इन्हें समुद्र के भेड़िए भी कहा जाता है। रफ्तार सिर्फ 13 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण इन्हें अपने शिकार को थकाने के लिए धीरज और रणनीति की मदद लेनी होती है। अगर इन्हें गहरे सागर से खुराक नहीं मिलती, तो फिर ये किनारे के करीब पहुंचकर सील्स की बस्तियों पर हमला करके इन मैमल्स को हैरान कर देती हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि पेट भरने पर समुद्र में लौटा जा सके। बेशक इनका तरीका बेरहमी भरा हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि माहिर कातिलों के तौर पर ऑर्किस ने अपनी साख बरकरार रखी हुई है। अगर कोई जीव कुदरतन शर्मीला और डरपोक हो, तो पेट भरने के लिए बिल से बाहर निकलने का सबसे सही वक्त वो होता है जब कोई आसपास ना हो। ये है एक बिल्बी, रात में निकलने वाला एक दुर्लभ मार्सुपियल, और ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। इसे रैबिट ईयर्ड बैंडिकूट भी कहते हैं। ये डरपोक मैमल्स रात के अंधेरे में ही खुराक लेने निकलते हैं। इनके बड़े बड़े कान बेहद मामूली आवाज को भी भांप लेते हैं। रेतीली मिट्टी को खोदने के लिए बेहतरीन औजार हैं इनके नाखून, और वहां इन्हें मिलते हैं कीड़े। मुश्किल पहुंच वाली जगहों तक इनकी लंबी जीभ पहुंच जाती है। कुछ भी खा लेने वाले ये जीव बीजों, बल्ब्स, जड़ों और फंगी को भी खा जाते हैं। इनमें जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ही बेहतर, क्योंकि बिल्बीज पानी नहीं पीते। ये अक्सर अकेले ही खाते हैं ताकि खुराक को किसी से बांटना न पड़े। बिल्बी परिवार इस मामले में स्वार्थी होते हैं। कुदरत कुछ जीवों को सफाई के लिए ही पैदा करती है। ये बात क्लीनर श्रिम्प पर एकदम ठीक बैठती है। इन क्रस्टेशियंस को पूरे प्रशांत के कोरल रीफ्स में पाया जा सकता है, और रंग बिरंगी ये जगह है इनका क्लीनिंग स्टेशन। इस तरह उछल कूद कर ये श्रिम्प्स ऐलान करते हैं कि अगर किसी मछली को सफाई की जरूरत हो तो ये हाजिर हैं। और इनके चटक एंटेना की तरफ कुछ कस्टमर्स का ध्यान गया भी है। क्लीनर श्रिम्प डेड टिश्यू और परजीवियों को हटाने में माहिर होती हैं। ऊपर का हिस्सा साफ हो जाने पर बारी आती है गिल फ्लैप के नीचे की। क्लीनर श्रिम्प मोरे ईल से दोस्ती भी कर लेते हैं। इस तरह की साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद होती है। अगर ईल को किसी जगह कोई दिक्कत होती है तो उसके दूर होने से वो सेहतमंद हो जाती है। दूसरी तरफ श्रिम्प को आसान खुराक मिल जाती है और अपने दबंग क्लाइंट के जरिए सुरक्षा भी। कहते हैं कि क्लीनर श्रिम्प के इस तरह सहलाने से मछलियों का तनाव भी घटता है। इस मसाज थेरेपिस्ट की मेहरबानी से कुछ ही पलों में ईल ताजा दम हो जाती हैं और क्लीनर श्रिम्प फिर से खिदमत करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रूमिंग यानी साथ सवार ऐसा काम है जिसे ज्यादातर जानवर रोज करते ही हैं। ज़ेब्रास को अपनी काफी देखरेख करनी होती है। मुंह से पुट्ठे तक इनकी लंबाई होती है 2 मीटर से भी ज्यादा और 40 सेंटीमीटर की इनकी पूंछ भी होती है। ग्रूमिंग से परेशान करने वाले कीड़े और परजवी हटते हैं और ज़ेब्रा की पूंछ पेस्ट को काबू करने वाला एक उपयोगी औजार है। इसे हिलाकर ये परेशान करने वाले कीड़ों को भगा देते हैं। यही काम सिर हिलाकर भी किया जा सकता है। इनकी अयाल हिलने से भी कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। हॉर्स फैमिली के अन्य सदस्यों की ही तरह ये अफ्रीकी एक्वाइन्स भी झुंडों में साथ साथ घूमते हैं।
झुंड में रहने का फायदा ये होता है कि सफाई में मदद के लिए दोस्त और रिश्तेदार करीबी होते हैं। ज़ेब्रा मिलकर एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हैं। ये मुश्किल पहुंच वाली जगहों पर भी परजीवियों को चट कर जाते हैं, जैसे कि कंधे और पीठ। एलो ग्रूमिंग कहलाने वाला ये काम अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच ही देखने को मिलता है, माँ और उनके बच्चों या फिर भाई बहनों के बीच। इससे सफाई तो रहती ही है, इन जानवरों के बीच रिश्ते भी और मजबूत होते हैं। इससे झुंड में इनका आपसी रुतबा भी जाहिर होता है। कोई निचले रुतबे वाला ज़ेब्रा अपने से बड़े की साथ सवार करके जैसे अपना सम्मान जताता है। ये जीव अपनी खाल को साफ रखने का एक और मजेदार तरीका भी अपनाते हैं, धूल में लोटना पोटना। ये शायद आपको बेकार की मेहनत लगे, पर इससे खुजली भी मिटती है और जिद्दी परजीवी भी हट जाते हैं। और खाल साफ सुथरी हो जाने पर ये एक बार फिर अपने पसंदीदा काम में लग जाते हैं, यानी चरने में। जीवों के जो परिवार अपना पूरा वक्त खाना ढूंढने में बिताते हैं, उनके लिए झपकी लेने का कोई मौका किसी वरदान से कम नहीं। पर ज़ेब्रा कभी बेफिक्री से आराम नहीं कर पाते। बेहिसाब शिकारी इन्हें अपनी खुराक बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो इन अफ्रीकी जीवों ने भी हमेशा चौकन्ना रहना सीख लिया है। ये झुंड की घेराबंदी में ही झपकी लेते हैं और ज्यादातर तो खड़े ही रहते हैं, ताकि कोई भी खतरा पेश होने पर 9-2-11 हो सके। हाँ, बच्चों की बात और है। बेशक बच्चे जन्म के कुछ ही मिनटों में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, पर ये बड़ों के मुकाबले ज्यादा जल्दी थकते हैं और मौका मिलते ही आराम करने लगते हैं। वो जानते हैं कि माँ पहरेदारी कर रही है, बेशक वो भी बीच बीच में झपकी ले लेती है। फीलाइन परिवार के सभी सदस्यों को आराम करना शायद बहुत अच्छा लगता है, और बड़ी बिल्लियों का राजा भी इससे अलग नहीं है। अगर शिकार का पीछा न कर रहे हों, तो शेर दिन में 20 घंटे तक सो सकते हैं और हमेशा झुंड के साथ ही रहते हैं। इन्हें तो बस छाया चाहिए और सिर टिकाने की जगह। इनके लिए सुविधा ज्यादा मायने नहीं रखती और ना ही ये पर्सनल स्पेस की परवाह करते हैं। हर कोई सोने की बात को एक समान गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगर कुछ को नींद नहीं भी आती, तब भी हलचल से भरे दिन के खत्म होने पर इस कमाल के परिवार के बाकी सदस्य तो खुद को ताजा दम करने के लिए आराम का मौका हाथ से नहीं जाने देते। हर जीव के दिन में ऐसा समय आता है जब उसे आराम की जरूरत महसूस होती है। स्क्विरल मंकीज पेड़ों की फुनगियों पर बेफिक्र रहते हैं, पर सोने की इनकी इस जगह के साथ भी चुनौतियां जुड़ी हैं। इन जोशीले जीवों ने आराम के बजाय चौकन्ना रहने का विकल्प चुना है। ये वर्षावन के पेड़ों की फुनगियों पर सो रहे हैं। यहाँ ये ज्यादातर शिकारियों से सुरक्षित हैं। स्क्विरल मंकी ज्यादातर दिन में ही सक्रिय रहते हैं और फिर 10 घंटे की नींद लेते हैं। ऊपर सुरक्षित रहने के लिए संतुलन बनाए रखने में इनकी पूंछ एक अहम रोल अदा करती है। ऐसे समुद्री जीव जिन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, उनके लिए नींद लेना एक चुनौती हो सकता है। मछलियों को पानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, पर ऑर्किस हमारे जैसी मैमल्स होती हैं, जिन्हें जिंदा रहने के लिए सतह पर आना पड़ता है। पर हमसे विपरीत
कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो सोते सोते अपने आप ही सांस लेती रहें। अगर वो पानी के नीचे सो जाएंगी तो डूब जाएंगी। इससे बचने के लिए ये तब एक बार में अपने आधे दिमाग को ही बंद करती हैं जब झपकी लेना चाहती हैं। इस तरह ये आंशिक तौर पर चौकन्नी बनी रहती हैं और उन्हें पता चलता है कि कब सांस लेने की जरूरत है। जब ऑकस आराम करना चाहती हैं, तो ये तैरने की रफ्तार घटा देती हैं और सतह के करीब तैरते हुए रिलैक्स्ड अवस्था में रहती हैं। अगर दिमाग का बायां हिस्सा सो रहा होता है तो दाईं आंख बंद रहती है और ऐसा ही दाएं ये मादा चीता शिकार पर निकली है। इसका हथियार है बेहद तेज रफ्तार। हल्का शरीर, लचीली रीढ़, लंबे पैर और बड़े दिल और फेफड़ों वाली ये मादा चीता 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। ये जमीन पर रहने वाली सबसे तेज शिकारी है, मगर इस खुले मैदान में इसकी भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। ये अफ्रीका के इन घास के विशाल मैदानों में रहती है। यहां इसके लिए शिकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कई किलोमीटर दूर से ही खतरा भांप लेते हैं। उनमें से कुछ तो भिड़ जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। शिकारी सिर्फ अपने दमखम पर ही भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें एक गेम प्लान भी बनाना पड़ता है। सबसे पहले ये मादा चीता ऊंची घास के पीछे छिपती छिपाती आगे बढ़ी। उसकी नजरें टिकी हैं थॉमसन्स गजेल के इस झुंड पर। उसका पसंदीदा शिकार। ये हिरनियां अभी खुले मैदान में हैं, मगर अपनी सुनने और सूंघने की शक्ति की बदौलत वो हमेशा सतर्क रहती हैं। अगर डर गईं, तो फिर करीब 77 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती हैं। हालांकि ये मादा चीता जितनी तेज नहीं है, मगर छोटी दूरी के लिए ये शिकारी अपनी टॉप स्पीड पर सिर्फ 10 सेकंड तक ही भाग सकती है। इसलिए वो धीरे धीरे उनके करीब जा रही है। हिरनियों से 50 मीटर दूर पहुंचने के बाद इसने हमला करने का फैसला किया। लेकिन वो करीब भी नहीं पहुंच पाई। कुदरत की गोद में एक शिकार और शिकारी की जंग के दौरान जितने हथियार नजर आते हैं, उतने किसी और घटना में नहीं दिखते, लेकिन दोनों में से एक ही की हार होती है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर शिकारी ही खाली हाथ लौटते हैं।
जल्दी ही मादा चीता को खाने का कोई उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसे अपने कल के योद्धाओं का पेट भरना है। इसके बच्चे अभी सिर्फ 3 हफ्ते के हैं और पूरी तरह से मां के सहारे पर हैं। इन्हें एक माहिर शिकारी बनने में कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन इस दौरान इनकी मां पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कई शिकारी अपने बच्चों को भविष्य की जंग के लिए तैयार करने पर काफी समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन वो जिन जीवों का शिकार करते हैं वो पलक झपकते ही अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही खुर वाले जीवों के बच्चे खड़े होकर चलने लगते हैं। झुंड के साथ बने रहना बहुत जरूरी होता है और अफ्रीका के इन मैदानों में हमेशा संख्या में ही सुरक्षा मिलती है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसकी वजह से यहां जीवों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। अगर शिकारी घात लगाकर हमला करे तो झुंड उसे उलझा देता है, जिससे किसी एक के शिकार बनने की संभावना कम हो जाती है। यहां तक कि जमीन पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जीव हाथी भी झुंड में रहते हैं, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए। ज़ेब्रा भी अपने बच्चों को झुंड की सुरक्षा में ही पालते हैं और उनकी हिफाजत करता है एक दबंग नर, जिसकी दमदार दुलत्ती हड्डियां चटका सकती है और अगर ये काट ले तो काम तमाम। ये दबंग नर लकड़बग्घे जैसे खतरों को झुंड के करीब भी नहीं फटकने देते। अचानक किया गया वार सुरक्षा का सबसे अच्छा हथियार होता है, लेकिन ये लकड़बग्घे इन मैदानों के सबसे खतरनाक शिकारी नहीं हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि शेरनी ही अफ्रीका के इन घास के मैदानों की महारानी होती है। करीब 180 किलो की ये शेरनी न सिर्फ अफ्रीका की सबसे बड़ी मांसाहारी जीव है, बल्कि इसके पास एक ऐसा हथियार भी है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता। ये झुंड में शिकार करती है। शेर ही ऐसे बिग कैट्स हैं जो झुंड में शिकार करते हैं। जब ये एक साथ मिलकर शिकार पर हमला करते हैं तो दुश्मन भी दहल जाते हैं। ज़ेब्रा का झुंड पूरी मुस्तैदी से अपने बच्चे की रखवाली कर रहा है और इनके खुर और मजबूत दांत हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्हें सब्र से काम लेना होगा। शेर इन्हें डराने के लिए ही झुंड में शिकार करते हैं। शेर परिवार के सदस्य भी अलग हो जाते हैं। इनमें से एक आखिरी हमला करता है और बाकी सब अपने शिकार को घेरते हैं। शेरों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है उनकी जबरदस्त शक्ति और उनका मिलकर शिकार करना। शिकार नीचे गिरा नहीं कि पूरा परिवार दावत में शामिल होने आ जाता है। अगर कोई छेड़े नहीं तो ये अपने शरीर के वजन के 1/4 के बराबर का खाना खा जाते हैं, इसलिए ये अपने शिकार को भी आसानी से नहीं बांटते।
अब हम चलते हैं अफ्रीका के इन मैदानों से दूर दुनिया के सबसे सूखे महाद्वीप पर, एंटार्क्टिका के काफी करीब, ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर वाले बंजर बियावान हिस्से को आउटबैक कहते हैं और ये पूरे यूरोपियन यूनियन से कहीं बड़ा है। लेकिन इन खुले मैदानों में खाने की बहुत कमी है। यहां सिर्फ एक ही स्तनधारी है जो इन इलाकों में शिकार कर सकता है, वो है डिंगो। हालांकि ये भी अक्सर झुंड में ही शिकार करते हैं, लेकिन इस बच्चे को उस मान से निकाल दिया गया है जहां ये पैदा हुआ था, इसलिए अब इसे अपने खाने का इंतजाम खुद करना है। इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है और ये कई 100 मीटर दूर से अपने शिकार की गंध सूंघ लेता है। यहां शिकार इतना कम है कि डिंगो को शिकार के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। आज इसकी नाक ने इसे एक अच्छे शिकार का पता दे दिया है। यह है जंगली शूकरों का एक छोटा झुंड। इस झुंड में जो बड़े हैं उनके दांत बड़े मजबूत हैं। वो बड़ी आसानी से डिंगो को मार सकते हैं, खासकर छोटे डिंगो को। मगर इस झुंड में कुछ बच्चे भी हैं और उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। डिंगो को इस झुंड को अलग करना होगा। इसने इन सभी को खुले में खदेड़ना शुरू किया। हो सकता है इस भागम भाग में कोई बच्चा पीछे छूट जाए। हालांकि बड़े इन बच्चों की हिफाजत करते हैं, पर डिंगो के पास एक जबरदस्त हथियार होता है, उनका कमाल का स्टैमिना। वो करीब 4 किलोमीटर तक लगातार पीछा कर सकते हैं। बहुत कम ही शिकारी ऐसा कर पाते हैं। आखिरकार एक मादा और उसका बच्चा झुंड से अलग हो गए हैं और एक डिंगो उनके पीछे लग गया है। ये इतना दमदार नहीं है कि सीधे उसके शरीर पर हमला कर सके, इसलिए कोशिश कर रहा है कि पैर पर हमला करके शिकार को घायल किया जाए। इस बार तो चूक गया, लेकिन इसने अभी हार नहीं मानी है। इतनी मेहनत के बाद जीत मिल ही गई। स्टैमिना किसी भी शिकारी का बेहतरीन हथियार होता है और डिंगो कम उम्र में भी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बंजर बियावान में खाने की तरह पानी भी कम ही मिलता है। पानी के तालाब प्यासे मुसाफिरों के लिए जन्नत से कम नहीं होते और इन बजरेगार परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड यहां पानी पीने उतरा है। हाल में हुई बारिश के बाद उनकी आबादी तो बढ़ गई, लेकिन अब सूखे का मौसम है तो पानी के इस छोटे से तालाब पर लाखों परिंदों का झुंड जमा हुआ है। कई 100 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ इसी तालाब में पानी है। जैसे ही ये परिंदे नीचे उतरे, आसमान में ब्राउन फैल्कन्स जंग की तैयारी करने लगे। अपनी हुक जैसी खतरनाक चोंच से वो बड़ी आसानी से एक ही बार में छोटे परिंदों की गर्दन की हड्डी चटका देते हैं। बजरेगार्स को खतरे का एहसास है, लेकिन वो प्यास भी बुझाना चाहते हैं। ब्राउन फैल्कन्स आसान शिकार की उम्मीद में आगे बढ़े।